बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी हम। क्लास में उम्रा के नेम से 2 अकाउंट्स हैं। शानदार नाम, शानदार रिलैक्स सुनते ठीक है। इस वक्त भी हैं मेरे ख्याल से। हाँ ना, मैं कह रहा हूँ ये उम्रा दो क्यों आ रहे हैं? उम्रा सर वो मेरी लैपटॉप में आपकी आवाज थोड़ी बस आती है तो मैं फोन से। अच्छा, तो आप दोनों आप ही हो? जी जी मैं ही हूँ सर। अच्छा, तो अब फिर एक को बंद करोगे? नहीं, एक में आप तस्वीर देखते हो, एक में आप हमारी आवाज सुनते हो। सर आवाज आपकी लैपटॉप में नहीं आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, चलें। सही है। बेस मेटल अलॉयज के ऊपर हमने जो बात की थी कि फिक्स के लिए अलग से होते हैं और रिमूवेबल के लिए अलग से होते हैं, और ऑब्वियस था इसके ऊपर स्टैंडर्ड जो थे आईएसओ के, फिक्स के जो थे 16744 था, ठीक है जी, और 6871 जो है उसमें 2 टाइप्स हैं, 1 और 2, ठीक है जी। और जो 2 है खास तौर पे हमारा, वो हमारा रिमूवेबल रेस्टोरेशन या अप्लायंस के लिए हमने कहा था कि वो उसमें होगा जो 6871 है, जबकि 16744 जो है ये टोटली उसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट बेस्ड है, उसके अंदर कोई और चीज नहीं है। अगेन 4 टाइप्स ऑफ which corresponds to gold alloys, वही चारों चीजें, टाइप 1 लो स्ट्रेंथ, टाइप 2 मीडियम स्ट्रेंथ, टाइप 3 हाई स्ट्रेंथ और टाइप 4 एक्स्ट्रा हाई स्ट्रेंथ, ठीक है जी। वही सारी चीजें जो हम पहले कर चुके हैं, एक्सेप्ट इसमें टाइप 4 जो है वो हमारे इम्प्लांट सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर भी आ जाती है और लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में भी आ जाती है, जबकि गोल्ड में ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड्स नाउ, लो जी ईसा खान साहब भी आ गए हैं। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कह सकें कि जी बहुत ही स्ट्रिक्ट कंपोजिशन लिमिट है हमारे पास। जैसे हमने कहा था ना कि टिपिकल कंपोजिशन, टिपिकल मीन एक ऐसी कंपोजिशन जो कि हर एक चीज के अंदर सेम होगी, वाइल स्ट्रिक्ट कंपोजिशन के नहीं जी इसमें इतने परसेंट ये हो, इतने परसेंट ये हो, इतने परसेंट कोबाल्ट हो, इतने परसेंट क्रोमियम, इतने परसेंट निकल, इतने परसेंट मोलिब्डेनम, ये हमें कुछ खास उसमें नहीं मिलती है, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हमें कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल और मोलिब्डेनम की मुख्तलिफ कंपनीज की या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, लो जी। सर ये कौन सा चैप्टर है जी? कौन सा चैप्टर है यार? ये चैप्टरों का मुझे पता नहीं, अब मुझे लगता ही है कि मैं आप लोगों के लिए, आप लोग ऐसा करें ना, आपको टास्क देता हूँ, यूट्यूब से भी उठाएं सब कुछ और चैप्टर्स वाइज भी लिखें कि ये मैं कौन से चैप्टर पे क्या क्या लिखा हो, इसकी एक लिस्ट बना के मुझे दें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो। मैं तो बस जो सामने आता है जी। चैप्टर 8। अच्छा चलो, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा जी, ये आ गई जी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात हो गई कि हमारे पास कंपोजिशन के हवाले से किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं हमारे, वो क्या कर सकते हैं जी, बल्कि करते हैं, उनको ये हम करते हैं कि जिसको कहते हैं ना रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो कंपोजिशन अलाइंग एलिमेंट्स की जो उसके जो इन्होंने प्रोडक्ट दी है उसके अंदर वो लाजमी स्टेट करें, उसको लिखें, ठीक है जी। तो उसका फायदा क्या होता है, हमें उसकी प्रॉपर्टीज आसानी से पता चल जाती है, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स which are present in any composition which are more than 1%, they must be, it is necessary to mention the percentage and the element which is more than 1% in the composition of that of any particular alloy,
ठीक है जी, कुछ समझ आई इस चीज की? 1% से ऊपर कोई भी चीज हमारे पास होगी तो वो उसने लाजमी लिखनी है। क्लियर होगी बात? लगता है सारे सोए हुए हैं। सर दोबारा बताइए सर ये। बेटा ये सर फिर से हो गई क्लियर। अच्छा जी, थैंक यू। 1%, 1% से ज्यादा कोई भी चीज अगर हमने किसी एलिमेंट में, किसी अलाय में डाली है ना, तो हमने नहीं, मैन्युफैक्चरर ने, तो वो उसने लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है? यस सर। अच्छा, यस। इसके बाद जी, इफ द मटेरियल जो है वो उसमें क्या हो, निकल हो, क्योंकि निकल के साथ हमारी सेंसिटिविटी के इशू आते हैं, एलर्जी के इशू आते हैं। तो अगर 0.1% निकल इज देयर, देन इट आल्सो कंटेन अ वार्निंग, क्योंकि वार्निंग होगी, क्योंकि ये 0.1% भी बहुत है। 1% से ज्यादा तो कोई बाकी एलिमेंट्स की है ना, लेकिन जो हैजर्डस एलिमेंट्स हैं उनकी जो मिनिमम अमाउंट है या मैक्सिमम उसकी जो अमाउंट है, उसके बारे में अगर उससे एक्सीड कर रहे हैं हम, या उसके मैक्सिमम के पास पहुंच रहे हैं, या मिनिमम जो उसकी वो है उस पे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें वार्निंग साइन भी देने होंगे। ठीक है जी? और कैडमियम या बेरिलियम अगर हम उसमें होंगे तो हमने क्या करना है, 0.02% अगर होंगे तो वो कहते हैं कि दीज आर नॉट परमिटेड। ठीक है जी? जिन अलाइज में कैडमियम या बेरिलियम होगा वो परमिटेड नहीं है। अच्छा जी, अब टेस्ट अगर देखा जाए तो वही टेस्ट है जो हमने वेल्डिंग में किया था। वो कौन सा किया था? लैक्टिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी? और टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको रखना कितने दिन के लिए है? 7 डेज के लिए। ये चीज आप बार बार जहन में रखें कि ये टेस्ट जो है दोनों आपने जहन में रखने हैं कि इनकी कोरोजन को देखने के लिए ये टेस्ट होगा। और दूसरे नंबर पे जो टेस्ट आएगा वो होगा कि 100 माइक्रोग्राम, ठीक है जी, पर क्यूबिक सेंटीमीटर सरफेस एरिया के ऊपर उसके वो 1000 माइक्रोग्राम, ये उसकी एक्सपोज जो है सरफेस एरिया के ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी? और अगर लीचिंग हो तो वो 100 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर जो होगी स्क्वायर, उसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस जो है ये गुड है। और अगर 10 माइक्रोग्राम हो या माइक्रोग्राम हो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है जी? और लीचिंग जो होती है वो 1000 माइक्रोग्राम ऑफ आयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एक्सपोज सरफेस एरिया से कम होना चाहिए, वरना ये जो मटेरियल होगा ये खतरनाक होगा। अच्छा जी, उसके बाद स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, वही प्रूफ स्ट्रेंथ अगर आप देख लें तो इसमें उसी तरह का इनकी थोड़ी सी अलग से आ जाती हैं। 80 टाइप 1 की होनी चाहिए, 0.2 के ऊपर 80 MPa के ऊपर, मेरे ख्याल से उसके साथ कोरिस्पॉन्ड करती हैं गोल्ड वालों के साथ। 18 है, 180 पे 10 है, और ये 10 क्या है जी? ये 10% है, ये 18%, 10%, 6% और 3%। ठीक है? और ये जो है ये हमारी स्ट्रेस है एमपीएस में 80, 180, 240 और 400। अच्छा, मेरे ख्याल से हम यहां तक आ चुके थे, चलें बस ठीक है जहां पे भी थे हम। बेस मेटल अलाइज फॉर पोर्सलीन बॉन्डिंग, अगर हमने इसको देखा था तो इस पे हमने बात ये की थी कि जी निकल क्रोमियम अलाइज, these are rarely used for all metal cast restorations but widely used for bonded porcelain restoration। निकल क्रोमियम के लिए हमने कहा था अमूमन कि ये कास्ट मेटल रेस्टोरेशन जो है, जिसको हम कहेंगे कि पार्शियल या फुल कंप्लीट डेंचर, सॉरी,
उसके अंदर निकल क्रोमियम हम यूज नहीं करते हैं। तो ये हम उन पे यूज करते हैं जहां पे हमने पोर्सलीन बना उसके ऊपर रेस्टोरेशन करनी होती है। इसके अलावा कोबाल्ट क्रोमियम फार्मुलेशंस हैं, ठीक है जी। ये किसके ऊपर होती हैं? ये यूजुअली हम यूज करते हैं कंप्लीट और पार्शियल डेंचर्स के लिए, या ऐसी रेस्टोरेशंस के लिए जहां पे हमें पोर्सलीन बॉन्डिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब ये पोर्सलीन बॉन्डिंग वाले भी आ चुके हैं, इनके लिए टेक्निक्स हो चुकी हैं और ये अलाइज जो हैं अब यूज हो रहे हैं जिसमें हम बाकायदा पोर्सलीन बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। हालांकि इसमें जरा सा मसला होता है, कोबाल्ट क्रोमियम जरा पोर्सलीन के साथ बॉन्डिंग नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट जी, बायोकम्पैटिबिलिटी के ऊपर हमने बात बहुत ज्यादा डिटेल में की हुई है कि बायोकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। बेरिलियम के बारे में हमने कहा था कि ये नॉन कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेन क्या होता है? सर ये जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। कैंसर कॉजिंग सर, कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग जो होता है कार्सिनोजिन उसको कहते हैं, और या कार्सिनोजेनिक मटेरियल, ठीक है जी। तो बेरिलियम जो है वो एक नॉन कार्सिनोजेन है मटेरियल जो कि एनिमल्स में कैंसर काज करता है, ठीक है जी। उस और डेंटिस्ट्री वालों को के लिए क्या है, सबसे अहम और खतरनाक चीज ये है कि वो वाले लोग डेंटिस्ट्री के जो कि उसकी मेटल के साथ काम करते हैं, खास तौर पे जो पॉलिशिंग या ग्राइंडिंग प्रोसीजर वगैरह करते हैं, तो उनके अंदर ये बेरिलियम जा सकती है, इनहेल हो सकती है ना, तो उसको प्रिवेंट करना बहुत लाजमी हो जाता है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट द इनहेलेशन ऑफ दीज। फर्स्ट, कोई भी चीज ऐसी हो कि जहां पे हमने कहना है जी कि हमने इनहेलेशन को प्रिवेंट करना है, तो इनहेलेशन की प्रिवेंशन के लिए हम क्या कहेंगे, हम उस एरिया को वेंटिलेशन कर देंगे, उसको वेल वेंटिलेटेड कर देंगे, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स बेस मेटल alloys यूजुअली कंटेन्स नो बेरिलियम, उनमें बेरिलियम नहीं होती, ठीक है जी। तो उसके बाद अल्टीमेटली पेशेंट्स के लिए जो इमीडिएट बायोकम्पैटिबिलिटी रिस्क होगा हमारा, वो क्या होगा, वो निकल हो जाएगा। और निकल के साथ अमूमन जो रिस्क होता है हमारा क्या होता है, कांटेक्ट डर्माटाइटिस। कांटेक्ट डर्माटाइटिस किसी को पता है क्या होती है? सर ये स्किन की इन्फ्लेमेशन। हाँ, डर्माटाइटिस, डर्मस के ऊपर कोई भी कांटेक्ट कोई चीज जाके लगेगी और वहां पे अगर कोई इन्फ्लेमेशन शुरू करा देती है तो वो कांटेक्ट डर्माटाइटिस होता है, उस कांटेक्ट की वजह से। अब टॉक्सिसिटी के ऊपर बात करेंगे जी। तो obviously nickel is more prone to contact dermatitis than all other elements. So small concentration as already described by 0.01% of nickel is also hazardous and can cause contact dermatitis and other allergic reactions. Now the other solution is to use, सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस तरफ जाएं ही ना, बेरिलियम फ्री आ गई, उसके बाद निकल फ्री ले लें अलाय, ठीक है जी। तो निकल फ्री जब हम बेस मेटल अलाइज ले लेंगे तो बस किसे ही खत्म, फिर तो उसका तो कोई मसला ही नहीं रह जाता, ठीक है जी। और स्पेशली इसको हम जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उससे जब हम पूछते हैं कि जी आपको कोई एलर्जी वगैरह नहीं, और अगर वो निकल आए हमारे पास कि ये निकल एलर्जी इसको है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर एक स्पेशल नोट लिखेंगे लैब को कि जी इस पेशेंट के लिए आपने जो भी रेस्टोरेशन बनानी है वो निकल फ्री अलाय से होनी चाहिए,
ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन भी आया था और उस पहले चैप्टर ही की बात थी, लेकिन आप में से किसी ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया सिवाय नकल मारने के, और अजीबोगरीब नकलें मारी हुई थी उसमें। अच्छा जी, वार्निंग। वार्निंग जो होती हैं ये मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से पैकेजिंग के ऊपर आई हुई होती हैं, लिखी हुई होती हैं, और ये यूजुअली आपका लैब वाला आदमी देखेगा। तो अगर आपका कभी कभी चक्कर लगे जब आप ये चीज़ें बना रहे हो, तो लैब का भी एक आध चक्कर लगा लिया करें, उसको देख लिया करें कि लैब वाले क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उससे आपको मटेरियल्स का भी पता चल जाएगा, वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ हो सकती है। उसके पैकेज वगैरह पढ़ लिया करें, कोई भी चीज़ आए तो उसका पैकेज जो है उठा के उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस, वार्निंग, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया करें। ठीक है जी, तो मैन्युफैक्चरर्स को कहा जाता है कि 1% निकल अगर हो या दूसरे हैज़ार्डस जो हो एलिमेंट्स, उनके बारे में वो बाकायदा लिखें। ठीक है जी, ISO हमारी 6871 और 2 जो है 1996 में ये रिवाइव की गई है या रिव्यू की गई है, तो इसलिए इसको 1996 भी आगे लिखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फर्दर वार्निंग जो है वो 0.02% बेरिलियम के लिए भी लिखी गई है, और उसके अलावा क्या है, आउटलाइन दी गई है गाइडलाइंस के आपने किस तरीके से बेरिलियम वाले जो आपके पास होंगे तो आपने क्या क्या चीज़ें पहन के प्रोटेक्शन आपने किस क्या क्या करनी है। ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनने हैं और गॉगल्स पहनने हैं, वेल वेंटिलेटेड एरिया में होना है, रिवर्स चलाना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। ठीक है जी, उसके अलावा अमेंडमेंट जो की गई है ISO 6871 पार्ट 1 और 2 में, वो परमिटेड लेवल जो था उसका उसमें 0.02 से भी लेस पे आ गया है। ठीक है जी, पहले मोर देन था, अब लेस देन पे आ गया है। ठीक है, ये अमेंडमेंट के बाद। हाँ जी, अब आ जाते हैं जी, हम आपको टाइटेनियम पढ़ाते हैं। टाइटेनियम टाइटेनियम जो है ये आप लोगों के लिए अब इम्प्लांट की तरफ जा रहे हैं। इम्प्लांट का आजकल बहुत दौर दौरा है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि पिछले दिनों पेशेंट आया था मेरे पास, बताया था कि नहीं, इम्प्लांट के लिए। यस सर। हाँ, तो वो जो इम्प्लांट वगैरह जो 2 लाख में हो जाएगा। हाँ हाँ, 2-2.5 लाख रुपए में इम्प्लांट लगवा रहा था, जो पूरा अपर डेंचर 2-2.5 लाख में। अच्छा, तो टाइटेनियम जो है ये हमारे पास वाहिद एक ऐसी मेटल थी, पहले दूसरे भी हैं लेकिन जो बहुत लेस, जिसकी कहते हैं ना जो है बायो हैजर्ड्स लेस हैं, हाईली बायो कंपैटिबल जो है। ठीक है जी, तो इसमें टाइटेनियम के साथ हम वेनेडियम भी इसमें लगाते हैं, इसकी बायो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए अब फ्यूचर में वो कह रहे हैं कि ये वेनेडियम और टाइटेनियम ही चलेगा। लेकिन वो हिसाब है, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये खाली एक कोरोना ने आके नीचे ले आया। गोल्ड हम यूज़ कर नहीं सकते, टाइटेनियम पे हम जाएंगे, ये बस सोच है हमारी। ठीक है, गोल्ड फिलिंग कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, टाइटेनियम किधर से करेगा जी? सर समझ आ रही है? टाइटेनियम तो बड़ा महंगा है। हाँ ना, टाइटेनियम तो बड़ा महंगा है। गोल्ड जो है वो नहीं हो रहा, अफोर्डेबल नहीं है, तो टाइटेनियम कहाँ से आएगा? अच्छा जी, तो अभी फिलहाल वो ये कहते हैं कि जनाब गुजारा करें, सिर्फ इम्प्लांट्स के ऊपर हम टाइटेनियम को यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इम्प्लांट के लिए जो हमारी यूज हो रही हैं, तो पुराने जमाने की जो चीजें थी उसमें तो हमारा ये क्रोमियम कोबाल्ट वगैरह भी यूज होते रहे और निकल क्रोमियम भी यूज हुए हैं इसमें। ठीक है जी, इम्प्लांट के बारे में आप लोगों को पता तो है ना कि क्या है? यस सर। पहले हम लोग पार्शियल डेंचर्स तक नो सर, बताएं ना सर। बेटा यही बता रहा हूँ ना कि मुझे पता है आप बहुत अच्छे अक्लमंद लोग हैं, तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो हमें